हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो 23 नवंबर 2020 है और आज का न्यूज़पेपर द हिंदू हम देखेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो फ्रॉम योर साइड। अपनी तरफ से आप वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी आप उसको शेयर करने की कोशिश करिएगा। नीचे कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, तो आप ज़रूर उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमको ज्वाइन करें। एंड वेबसाइट है हमारी temsies.com। temsies.com में पूरे नोट्स अवेलेबल रहते हैं, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस के हों चाहे पीआईबी के हों। temsies.com में आप जाकर के वहां वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। सो दीज आर द थिंग्स विच आई वांटेड टू टेल यू। सीसैट कोर्स हमारा चल रहा है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। एंड बहुत अच्छी जर्नी होने वाली है। वी विल बी देयर विद यू टिल यू गेट सेलेक्टेड इन द एग्जामिनेशन। लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज एनालिसिस फॉर टुडे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कोट ऑफ द डे। जो मैंने पहले बोला था कोट ऑफ द डे हम एक कोट डेली देखेंगे, तो आज का जो कोट मैंने लिया है दैट इज समथिंग वेरी मोटिवेशनल। इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। नेल्सन मंडेला ने कहा है कि इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। सेम गोज फॉर आवर एग्जामिनेशन ऑल्सो। यूपीएससी में भी कई बार मेरे को ऐसे मैसेजेस आते हैं कि सर इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, या ये ऐसा नहीं लग रहा कि मैं निकाल पाऊंगा या निकाल पाऊंगी। तो हर व्यक्ति को ऐसा ही लगता है। जिन्होंने कोई चीज अचीव की है उनको भी कहीं ना कहीं किसी पॉइंट ऑफ टाइम में ऐसा लगा था कि ये काम नहीं हो सकता। एंड बिलीव मी, वंस इट इज डन यू विल ऑलवेज रियलाइज दैट कि ऐसा नहीं था कि नहीं निकलता। लेकिन हाँ, एक समय ऐसा आता है जब आपके दिमाग में जो फियर है दैट ओवर पावर्स योर कैपेबिलिटीज। द फियर शुड नेवर ओवर पावर योर कैपेबिलिटीज। ये हमको देखना है कि हमारा डर कभी ऐसा ना हो कि हमारी जो कैपेबिलिटीज या हमारी क्षमता जो है उससे ऊपर हो जाए, तो वही हमको रोकना है। एंड इफ वी आर फ्री फ्रॉम द फियर देन दैट इज द रियल फ्रीडम। ये भी एक कोट है अपने आप में कि द रियल फ्रीडम इज द फ्रीडम फ्रॉम फियर। तो हमको ये भी मेक श्योर करना है कि कोई भी प्रकार का डर हमको अपने दिमाग में नहीं रखना है। बस अपनी प्रिपरेशन करते जाना है, बिना किसी और के बारे में सोचे, बिना पड़ोसी के बारे में सोचे कि वो ज्यादा पढ़ रहा है वो कम पढ़ रहा है, ये सब नहीं सोचना है। केवल अपना काम करते रहो कंस्टेंट कंसंट्रेशन के साथ, हार्ड वर्क के साथ, एंड इट विल बी डन। सो वही वाली बात यहां पे कि इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। तो आई होप यू ऑल विल survive this phase and you will prepare hard for the examination, and I'm very sure that 2021 or 2022 whenever you are giving the examination that will be your year. Let's start with the questions as well, जो आज के क्वेश्चंस मुझे पूछने हैं। पहला सवाल है, why is the plant called Rhoridomyces phyllostachydis? ये क्यों न्यूज में था अभी? Rhoridomyces phyllostachydis was in news recently। क्यों न्यूज में था? ऑप्शंस आर, इट इज अ बायोल्यूमिनेसेंट वैरायटी ऑफ मशरूम। सेकंड, इट इज अ स्वीट बनाना with orange pulp growing only in Andaman. It is a plant species which reduces the biodiversity in the area in which it grows, या डी नन ऑफ दी अबव। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस, आप उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा, मैं आपको आंसर बताता हूं। द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ए, इट इज अ बायोल्यूमिनेसेंट वैरायटी ऑफ मशरूम। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स ग्रेटली एंड द अदर इज नॉट सिग्निफिकेंटली हेल्प्ड और हार्म्ड, व्हाट डू वी कॉल दैट रिलेशनशिप? हम क्या बोलते हैं जब एक ऑर्गेनिज्म तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट लेता है लेकिन दूसरे को ना ही कोई नुकसान पहुंचता है ना ही कोई मदद मिलती है, तो उस रिलेशन को क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं, द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी कमेंसलिज्म। याद रखिएगा, कमेंसलिज्म बोलते हैं हम, ठीक है ना। तो इसमें मैंने आपको चारों बता दिए जो ऑप्शंस में लिखे। जैसे म्यूचुअलिज्म जो होता है, म्यूचुअलिज्म में प्लस प्लस होता है, मतलब कि दोनों ही बेनिफिट लेते हैं। बस ये सिंबल्स आप याद कर लीजिएगा, म्यूचुअलिज्म में प्लस प्लस होता है, कमेंसलिज्म में प्लस जीरो होता है। प्लस जीरो मतलब कि एक को बेनिफिट और एक को ना ही बेनिफिट ना ही हार्म। पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक को तो प्रॉफिट मिलता है लेकिन दूसरे को नुकसान मिलता है। वन इज प्लस एंड अदर वन इज माइनस। और एक होता है अमेंसलिज्म में एक माइनस और एक जीरो होता है, मतलब कि एक को नुकसान पहुंचता है और दूसरे को कोई प्रॉफिट या नुकसान नहीं होता है। सो दिस इज बेसिकली रिलेशन। अलग अलग टाइप के रिलेशनशिप्स होते हैं, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म, है ना। ये अलग अलग टाइप के होते हैं, मैंने आपको बता दिया। जस्ट सिंबल्स अगर आप याद रखेंगे तो आप यू विल बी एबल टू डू दैट, ओके।
आगे देखते हैं तीसरा सवाल, इंडिया बोरोड द आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, इनमें से कौन सी कंट्रीज से इंडिया ने कॉन्करेंट लिस्ट का आइडिया लिया था? ऑप्शन आर ए ऑस्ट्रेलिया, बी यूके, सी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या डी फ्रांस। द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ए ऑस्ट्रेलिया। कॉन्करेंट लिस्ट का जो आइडिया है हमने वो ऑस्ट्रेलिया से लिया। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस जो कि मुझे पूछने थे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं मैप ऑफ द डे की एक्सरसाइज की तरफ। मैप ऑफ द डे में आज जो मैप हमने लिया है वो है एड्रियाटिक सी का। मैंने कल आपको बोला था, कल मैंने आपको बाल्कन कंट्रीज बताई थी, बोस्निया, सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो, ये सारी कंट्रीज मैंने कल आपको बताई। दीज आर नोन एज द बाल्कन कंट्रीज, क्योंकि यहाँ पे बाल्कन पेनिनसुला है, एक्चुअली इस रीजन को बाल्कन पेनिनसुला ही बोलते हैं, यहाँ पे लाई करता है और यहाँ की कंट्रीज कहलाती हैं आपकी बाल्कन कंट्रीज, ठीक है ना। तो यहां पे हम देखते हैं सबसे पहले एड्रियाटिक सी। देखो यहां पे आपको ये एड्रियाटिक सी दिख रहा होगा, है ना। एड्रियाटिक सी के साथ बॉर्डरिंग कंट्रीज देखो कौन कौन सी। सबसे पहले आपको यहां पे ऊपर से हम शुरू करते हैं, ये तो आपका इटली वाला पोर्शन है, दिस इज योर इटली पोर्शन, इटली दिख रहा है। फिर ये हल्का से ये जो ये वाला कलर का है ये स्लोवेनिया है, दिस इज स्लोवेनिया। और यहाँ पे गल्फ ऑफ वेनिस, दिस इज योर गल्फ ऑफ वेनिस। देखते जाना, ये स्लोवेनिया है और स्लोवेनिया के बाद यहाँ पे इटली भी टच कर रहा है। इटली और स्लोवेनिया के बीच में गल्फ ऑफ वेनिस है जो कि यहां पे टच कर रहा है, देखो दिख रहा होगा, है ना। फिर ये जो लाइट शेड में जो ग्रीन है ये क्रोशिया है, दिस इज द क्रोशिया विच आल्सो टचेस योर एड्रियाटिक सी। क्रोशिया भी टच कर रहा है। तो पहले इटली और स्लोवेनिया हो गया, फिर यहां नीचे क्रोशिया हो गया, ठीक है। फिर ये देखो अगर हल्का सा पार्ट यहाँ पे ये देखो बहुत हल्का सा पार्ट ये वाला रीजन पे बहुत हल्का सा पार्ट बोस्निया हर्जेगोविना का भी टच करता है। सराजेवो यहाँ की कैपिटल है। बोस्निया हर्जेगोविना बहुत फेमस है फॉर द वर्ल्ड वॉर 1, बोस्निया हर्जेगोविना सराजेवो, है ना। और यहाँ पे ये टच कर रहा है, देखो हल्का सा टच कर रहा है। देन यहाँ पे मॉन्टेनिग्रो तो डायरेक्टली टच कर रहा है, दिख रहा है मॉन्टेनिग्रो टच कर रहा है। एंड यहाँ पे आपका अल्बेनिया भी टच करता है ना, अल्बेनिया भी टच करता है। तो ये कंट्रीज है, इटली हो गया, स्लोवेनिया हो गया, क्रोशिया हो गया, मॉन्टेनिग्रो हो गया, अल्बेनिया हो गया। दीज आर द कंट्रीज, बोस्निया हर्जेगोविना हो गया विच टचेस द एड्रियाटिक सी, ये एड्रियाटिक सी को टच करती हैं। अब यहाँ पे एड्रियाटिक सी के नीचे देखो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ ओटरांटो है, स्ट्रेट ऑफ ओटरांटो। और यहाँ पे देखो गल्फ ऑफ मैनफ्रेडोनिया, ओके, गल्फ ऑफ मैनफ्रेडोनिया, स्ट्रेट ऑफ ओटरांटो एंड गल्फ ऑफ टोरंटो, ओके, गल्फ ऑफ टोरंटो भी है नीचे, टोरंटो, ओके, टोरंटो। टोरंटो एक्चुअली इटली में एक प्लेस है, इसलिए उसका गल्फ ऑफ टोरंटो नाम है। तो यहाँ पे आपको इनकी लोकेशंस को भी देखना है। फिर एड्रियाटिक सी की अगर आप थोड़ा वेस्टवर्ड आएंगे तो आपको टिरहिनियन सी मिलेगा। एड्रियाटिक सी के वेस्टवर्ड जो सी लाई करता है वो है टिरहिनियन सी, और टिरहिनियन सी के ईस्टवर्ड जो सी लाई करता है वो देखो आइनियन सी है। मतलब एड्रियाटिक के नीचे आइनियन और इधर साइड टिरहिनियन। तो अगर हम इसको ज्योमेट्रिकली दिखाएं तो यहाँ पे एड्रियाटिक है, यहाँ पे आइनियन है और यहाँ पर टिरहिनियन है। तो मतलब एक जो ट्राइंगल बनता है उसमें AIT है ना, AIT इस तरह का बनता है कि ए ऊपर, आई नीचे और टी इधर। तो एड्रियाटिक, आइनियन और टिरहिनियन, दीज आर द सीज दैट आर देयर एंड वो ट्राइंगुलर शेप में एक तरीके से लाई करते हैं। देखो ट्राइंगुलर ही लाई कर रहे हैं ना, ये इस तरीके से तो लाई कर रहे हैं। ये एड्रियाटिक है, ये आइनियन है, ये टिरहिनियन है। तो इस तरीके से आप याद रखा करिए। ये ज्योमेट्रिकल में क्यों बताता हूं, ताकि इन सब चीजों से आपको याद रहेगा, है ना। तो दीज आर द कंट्रीज एंड दिस इज द मैप ऑफ एड्रियाटिक सी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं आज की न्यूज एनालिसिस पार्ट की तरफ, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। सबसे पहला न्यूज है अप्रोर ओवर केरला लॉ टू कर्व एब्यूसिव कंटेंट। अब केरला ने बेसिकली क्या किया है, केरला ने एक नया ऑर्डिनेंस पास किया है। तो केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान रिसेंटली साइंड एन ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का आर्टिकल क्या होता है, ऑर्डिनेंस का आर्टिकल होता है 1, 2, 3। आर्टिकल का ये आर्टिकल 123 के अंतर्गत ऑर्डिनेंस पास होता है प्रेसिडेंट द्वारा, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस, है ना। और आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आप पूछ जाएंगे गवर्नर जो ऑर्डिनेंस पास करता है उसका क्या आर्टिकल होता है। दिस यू हैव टू टेल मी, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत गवर्नर ऑर्डिनेंस पास करता है। तो केरला के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने रिसेंटली एक ऑर्डिनेंस साइन किया। ऑर्डिनेंस साइन करने के बाद बेसिकली हुआ क्या है कि लॉ में क्या चेंज किया गया है, द लॉ हैज बीन चेंज्ड एंड नाउ व्हाट दे विल डू दैट, डिफेमेशन के केस में 3 साल तक की सजा उन्होंने कर दी। मतलब अगर आप सोशल मीडिया में किसी व्यक्ति के बारे में कुछ गलत लिखते हो या डिफेम करते हो तो 3 साल तक की सजा कर दी गई। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है
देखो यहां पे लिखा है द अमेंडमेंट प्रपोजेज 3 years of imprisonment and a fine of ₹10,000 for those convicted of producing, publishing और disseminating derogatory content through any means of communication। कोई भी व्यक्ति अगर पब्लिश करता है या डिसेमिनेट करता है या कोई ऐसा कंटेंट निकालता है जो कि डेरोगेटरी है किसी भी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन से विच इंसल्ट्स और डिफेम एनी पर्सन, ही विल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट अप टू 3 years और ₹10,000। अब देखो यहां पे अगर आप बात समझो तो कोई भी इस तरीके के लॉ जो है वो बहुत ज्यादा वेग लॉज होते हैं। अब वेग क्यों होते हैं लॉज? वेग इसलिए क्योंकि किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय धरा के ये बोल दिया जाएगा कि भैया आपने डेरोगेटरी कंटेंट दिया। भाई डेरोगेटरी कंटेंट तो बहुत सब्जेक्टिव चीज है, हो सकता है वो डेरोगेटरी ना हो बट सामने वाले को लग रहा हो। तो यही वाली बात है, ये परसेप्शन पे डिपेंड करता है। कोई भी चीज जो परसेप्शन पे डिपेंड करती है दैट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग टू मेक अ लॉ ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर दैट, क्योंकि इसको अपने हिसाब से लोग ट्विस्ट टर्न और मोल्ड करते रहेंगे। एंड दैट इज द रीजन व्हाई अप्रोवर हैज बीन देयर फॉर दिस केरला लॉ। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है, केरला इसको हटाता है कि नहीं। लेट्स सी दैट अरुणाचल प्रदेश सीएम पुशेस फॉर हाईवे अलोंग द तिब्बत बॉर्डर। तो जो अरुणाचल प्रदेश के सीएम है श्री प्रेमा खांडू जी, उन्होंने कहा है कि देयर शुड बी एन एम्बिशियस फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट अलोंग द इंडिया तिब्बत बॉर्डर। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आपने ध्यान दी हो तो प्रेमा खांडू ने जो टर्म यूज किया वो किया है इंडिया तिब्बत बॉर्डर। देखो इंडिया चाइना बॉर्डर बोलते ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडिया ने एक्सेप्ट किया है कि तिब्बत हैज बीन ऑक्यूपाइड बाय द चाइनीज, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि इंडिया ने ऑलरेडी एक्सेप्ट किया हुआ है कि तिब्बत हैज बीन ऑक्यूपाइड बाय द चाइनीज, बट गोइंग अगेंस्ट दैट प्रेमा खांडू हैज यूज्ड द टर्म इंडिया तिब्बत बॉर्डर और उन्होंने ये कहा है कि एक फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट की जरूरत है। क्यों जरूरत है? सिंपल सी बात है, ताकि फैसिलिटेट हो सके मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स इफ अ वॉर लाइक सिचुएशन अराइजेस। अब आप सबको ये पता होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग वाला रीजन है, सिंपल सा टर्म है, अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग वाला रीजन है that has already been claimed by the Tibet, that has already been claimed by the Chinese, एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो इस रीजन में कई बार उन्होंने अपने मैप में भी अरुणाचल प्रदेश के जो ये रीजन है उसको अपने मैप में दिखाया है और सो देयरफॉर प्रेमा खांडू नोज दैट कि चाइना इज समवॉट वेरी एक्साइटेड अबाउट अरुणाचल प्रदेश। चाइना को कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश बहुत ज्यादा वो है, तो दैट इज द रीजन व्हाई ही सेज कि ताकि फास्ट मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स हो सके अगर कभी भी वॉर लाइक सिचुएशन आए, इस कारण से देयर इज अ नीड फॉर प्रॉपर हाईवे प्रोजेक्ट, प्रॉपर फ्रंटियर हाईवे इज नीडेड देयर, ठीक है ना। यहां पे देखो लिखा है इंसिस्टिंग ऑन कॉलिंग इट द तिब्बतन बॉर्डर डिस्पाइट इंडियाज ऑफिशियल पोजीशन। इंडिया की ऑफिशियल पोजीशन है एक्नॉलेजिंग चाइनाज एक्सेशन ऑफ तिब्बत। इंडिया ने ऑफिशियली एक्सेप्ट किया हुआ है कि चाइना ने एनेक्स कर लिया है आपका तिब्बत वाला रीजन, ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग। आगे मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट में, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। यू कैन मूव विद मी एज वेल, आप मेरे साथ मूव कर सकते हैं यहाँ पे। लेट्स सी और क्या क्या न्यूज आइटम्स है। बहुत अच्छे अच्छे न्यूज आइटम्स आए हैं यहाँ पे। वैसे एमपी गवर्नमेंट प्लानिंग अ गौ माता टैक्स। नाउ एमपी गवर्नमेंट इज प्लानिंग अ गौ माता टैक्स। आप सबको भी रिसेंटली मैंने बताया था कि एमपी ही स्टेट है जिसने काऊ कैबिनेट बनाया है। देयर हैज बीन अ प्रॉपर गौ कैबिनेट और काऊ कैबिनेट, ठीक है ना। तो ये भी याद रखिएगा। नाउ दे आर सेइंग दैट फॉर द प्रॉपर अपकीप ऑफ द कैटल्स, फॉर द प्रॉपर अपकीप ऑफ द cows and all, he was planning a minor tax, not minor cess actually होना चाहिए, minor cess होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब किसी स्पेशल पर्पस के लिए आप कोई टैक्स लगाते हैं तो वो सेस की कैटेगरी में आता है ना, जैसे एजुकेशनल सेस, किसान कल्याण सेस, ये सब चीजें हम बोलते हैं, स्वच्छता सेस। उसी तरीके से ये गौ माता सेस लगाया जाएगा, लेविड गौ माता सेस एज पर द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। नाउ दिस इज द थिंग विच वॉज देयर। आपसे अगर पूछा जाए कौन सी स्टेट ने ऐसा कहा है तो मध्य प्रदेश, यू शुड रिमेंबर दैट, ठीक है ना। देखते हैं एडिटोरियल सेक्शन में पहला जो एडिटोरियल है वो है इन वैक्सीन रेस लास्ट लैप द की स्टेप्स फॉर इंडिया। अब वैक्सीन जो कोविड-19 की वैक्सीन है वो अपने अंतिम चरण में, आप सबको पता है कि इट इज इन द लास्ट स्टेप्स, बिल्कुल अंतिम में है। तो अब क्या इंडिया को करना चाहिए, व्हाट आर द स्टेप्स दैट इंडिया शुड टेक, उसके बारे में ये पूरा एडिटोरियल लिखा गया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक आइडियल वैक्सीन कैसी होनी चाहिए। ऑथर ने कहा है कि व्हाट शुड एन आइडियल वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ, ठीक है ना। तो ये भी एक अच्छी चीज है जो कि आप आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि एक वैक्सीन की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्योंकि पूछ सकता है, इस साल न्यूज में है, पूछा जा सकता है ना। तो एक आइडियल वैक्सीन कैसी होनी चाहिए, लेट्स सी कि उसके पॉइंट्स क्या क्या है, लिखते जाओ। एन आइडियल वैक्सीन शुड, ये कैटेगरीज होनी चाहिए। इम्यूनिटी दैट इज ऑफ अ हाई डिग्री, पहली चीज तो इम्यूनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए हाई डिग्री की, मतलब कि एटलीस्ट 90% इफेक्टिव हो, प्लस प्रोटेक्टिव स्पेशली अगेंस्ट सीवियर इलनेसेस, सीवियर इलनेसेस से प्रोटेक्ट करे।
ठीक है। दूसरा ब्रॉड स्केल, मतलब कि डिफरेंट वेरिएंट्स, अगर उस डिसीज के कोई दूसरे वेरिएंट है तो उनसे भी प्रोटेक्ट करे, ठीक है ना। थर्ड, वैक्सीन शुड बी ड्यूरेबल मतलब कम से कम एटलीस्ट 5 years इफ नॉट लाइफ लॉन्ग, तो कम से कम इतनी प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करे आपको, है ना। लाइफ लॉन्ग ना भी प्रोवाइड कर सके, कम से कम 5 से 10 साल की प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करे, ठीक है ना। फिर चौथी कैटेगरी है, क्वालिटी होनी चाहिए अ वैक्सीन दैट इज सेफ, मतलब कि जिसके साइड इफेक्ट्स कम ना हो, और साइड इफेक्ट्स अगर हो भी तो सिंपल साइड इफेक्ट्स हो, ऐसा ना हो कि भैया कोई एक बीमारी से ठीक करे और कोई दूसरी और ज्यादा बड़ी बीमारी दे दे, है ना। तो देयर शुड नॉट बी एनी साइड इफेक्ट और वैक्सीन शुड बी सेफ। फिफ्थ क्वालिटी शुड बी दैट अ वैक्सीन दैट इज चीप, सिंपल सी बात है, चीप वैक्सीन होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि होनी चाहिए कि केवल कुछ लोगों की लग्जरी बन के रह जाए वो वैक्सीन, है ना। देयरफॉर द वैक्सीन शुड बी चीप। सिक्स्थ क्वालिटी होनी चाहिए अ वैक्सीन दैट इज प्रोग्रामेटिकली सूटेबल मतलब सिंगल डोज कैन बी केप्ट एट रूम टेम्परेचर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको -500 डिग्री सेंटीग्रेड में रखना चाहिए, तो ऐसी वैक्सीन किसी काम की जिसको कोई कंट्री रख ही ना पाए, है ना। तो यू हैव टू मेक अ वैक्सीन दैट इज ईजियर फॉर मोबिलिटी, दैट इज ईजियर फॉर ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज ईजियर फॉर स्टोरेज ऑल्सो, है ना। तो दीज आर द 6 कैटेगरीज आइडियली विच शुड बी अ पार्ट ऑफ अ वैक्सीन, जो कि एक वैक्सीन के अंतर्गत ये क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है ना। अब ऑथर ने कहा है कि इंडिया और मतलब अभी जो है इस पैंडेमिक को देखते हुए कि अब बहुत सारी वैक्सीन जो है अपने लास्ट स्टेज में आ गई हैं, ठीक है ना, लास्ट स्टेज में आ गए हैं। अब व्हाट आर द थिंग्स दैट इंडिया शुड डू एंड क्या करना चाहिए। ऑथर ने सबसे पहले बताया कि कोरोना वायरस बहुत पहले से चला आ रहा है, कोरोना वायरस का कोई पहला इंस्टेंस नहीं, आप सबको पता है कि सार्स में हमने देखा, सार्स भी एक कोरोना वायरस का ही वेरिएंट था। अभी जो कोरोना वायरस है वो एक क्या कहना चाहिए इवॉल्व्ड वेरिएंट है। सार्स में जो सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम था, या फिर मर्स जो कि मिडिल ईस्ट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम था, इनके केसेस में भी कोरोना वायरस ही था, है ना। लेकिन आज तक कोरोना वायरस की कोई भी वैक्सीन फाइनली बनी नहीं है, अब जाकर के हो सकता है अब आए। ऑथर ने कहा सबसे पहले हमने देखा कि फाइजर की वैक्सीन आ गई है, उन्होंने क्लेम किया 92%, 95%। देन मॉडर्ना की वैक्सीन हमने देखी 94.5%। ऑथर ने कहा कि फाइजर की वैक्सीन में एक तकलीफ यह है कि प्रोग्रामेटिकली सूटेबल नहीं है, मतलब कि भाई -70 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाएगा, एंड -70 डिग्री पे ऐसा है कि कोई भी बहुत रेयर कंट्रीज ऐसी जो कि स्टोरेज या ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हो -70 डिग्री पे। तो यहाँ पे उन्होंने ऑथर ने बोला कि जो मॉडर्ना की वैक्सीन है दैट विल बी अ मच बेटर ऑप्शन, एंड इंडिया को कोशिश करनी चाहिए कि दे शुड मेक अ प्लान विद मॉडर्ना टू हैव सम डोसेज ऑफ दैट एज वेल, है ना, ताकि हमारे इंडिया में उसके डोसेज कम ना हो और उनको मिल जाए, ठीक है। एंड सिंप्लीफाइड स्टोरेज हमको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इंडिया के पास बहुत अच्छी फैसिलिटीज नहीं है स्टोरेज की, स्पेशली इन द केस ऑफ कोल्ड स्टोरेज। तो हमको ऐसे देखना है जिसको हम स्टोर करके रख सकें, ठीक है ना। देखो ऑथर ने यहाँ पे 3-4 रूल्स दिए हैं कि किस तरीके से आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। रूल्स क्या है? फर्स्ट है डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट का मतलब ये होता है, ऑथर ने कहा है कि किसी एक के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, डाइवर्सिफाई द वैक्सीन। मतलब ऐसा ना हो कि आप सिर्फ एक के ऊपर डिपेंडेंट रह जाए और फाइनली इसमें कुछ दिक्कत आ जाए तो आपके यहाँ की जो वैक्सीन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी ना हो पाए। देयरफॉर ऑथर ने कहा है कि डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, डू नॉट फोकस ऑन जस्ट वन सर्विस प्रोवाइडर, नॉट जस्ट फोकस ऑन वन वैक्सीन प्रोवाइडर। आपको क्या करना चाहिए? कोशिश ये करनी चाहिए कि हर अलग अलग वैक्सीन प्रोवाइडर के साथ आप रूस में रहें। अब यहां पे हम देखते हैं अगला क्या लॉ बनाया है, रूल दिया है। देखो यहां पे लिखा भी है द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज इशूड गाइडलाइंस फॉर प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वैक्सीन रिसिपिएंट्स। उन्होंने प्रायोरिटाइजेशन किया है, तो ये सेकंड रूल है। सेकंड रूल ये है कि आप प्रायोरिटाइज करें कि किसको वैक्सीन पहले दी जाएगी। देखो किसको वैक्सीन पहले दी जाएगी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इंडिया के केस में अभी बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइजेशन हुआ नहीं है, लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट चीज निकल के सामने आई है वो है कि हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं और आपके जो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स थे और जो पुलिसमैन थे, दे शुड बी द फर्स्ट लाइन ऑफ रिसिपिएंट्स। ये कहा गया है कि जो पुलिसमैन हैं एंड जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, दे शुड बी द फर्स्ट लाइन ऑफ रिसिपिएंट्स जिनको कि ये मिलने चाहिए। दैट इज अ वेरी गुड थिंग ऑल्सो, यहां पे आपको दिखा होगा, है ना। तो ये एक आपको प्रायोरिटाइज करने की भी जरूरत है कि पहले किसको, फिर उसके बाद रिस्क का स्टडी करिए आप। जैसे प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, चिल्ड्रन हो गए, जो ओल्ड, ऐसे लोगों को आप प्रायोरिटाइज करके उनको वैक्सीन प्रोविजन उनके लिए करें, ठीक है ना।
तो यहां पे देखो लिखा हुआ है हेल्थ केयर वर्कर्स फॉलोड बाय पुलिसमैन। द थर्ड रूल इज टू मल्टीपल चैनल्स टू इम्यूनाइज द पीपल। देयर शुड बी मल्टीपल चैनल्स टू इम्यूनाइज द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को इम्यूनाइज करने के लिए अलग अलग चैनल्स का यूज आपको करना चाहिए। आपको और एक चीज का ध्यान रखना, इक्विटी एंड कॉस्ट का। इक्विटी एंड कॉस्ट का मतलब कि सबको वैक्सीन मिल पाए, इसीलिए कॉस्ट उसकी कम होनी चाहिए, ठीक है ना। सिंपल सी बात है कि इक्विटी कब आएगी? इक्विटी तब आएगी जब सबको मिल पाए, है ना। सबको कब मिल पाएगी? जब उसकी कॉस्ट कम होगी, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर विच आर द इंपॉर्टेंट रूल्स दैट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग द वैक्सीन। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज थी जो आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। आगे हम देखते हैं, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द पैंडेमिक वुड स्टार्ट रिसीडिंग। यहां पे ऑथर ने कहा कि हमको 100% पॉपुलेशन को वैक्सीन नहीं देनी है, हमको अगर 60% को भी हमने दे दी वैक्सीन तो उसके बाद ये जो पैंडेमिक है ये बिल्कुल घटना शुरू हो जाएगा। सो व्हाट इज दैट कि इफेक्टिव आपको ये देखना कि कितना कवरेज के बाद आपको पैंडेमिक से राहत मिल जाएगी। सो दीज आर द थिंग्स दैट शुड बी केप्ट इन माइंड। और यही 3 रूल्स जो उन्होंने बताया कि डू नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, प्रायोरिटाइज करो, आप प्रायोरिटी पे रखो, और इम्यूनाइजेशन के लिए अलग अलग चैनल्स का इस्तेमाल करो, इक्विटी एंड कॉस्ट को भी ध्यान में रखो, ठीक है ना। तो दिस वाज आर्टिकल 1। दूसरा आर्टिकल है रिटन बाय पूजा मेहरा, नो मिनिस्टर द ट्रेड एग्रीमेंट पिच इज फ्लॉड। इसका मतलब क्या है कि ये एस जयशंकर के ऊपर लिखा गया आर्टिकल है, जिसमें उन्होंने अभी रिसेंटली कहा था कि जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाते हैं कंट्री द्वारा, या जो ये ग्लोबलाइजेशन आया है, लिबरलाइजेशन आया है, इसके कारण ही सारी जो दिक्कतें हैं इंडिया की वो आई हैं, बिकॉज ऑफ दैट। सो ऑथर ने कहा है कि ये एक सही आर्ग्यूमेंट नहीं है कि इंडिया की जो दिक्कतें हैं वो, जो इंडिया का ट्रेड कम हुआ है या इंडिया का जो एक्सपोर्ट कम हुआ है, इसके लिए ग्लोबलाइजेशन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, या फिर इसके लिए ऑथर ने इसके 2 अलग अलग पॉइंट बताए हैं। मैं आपको बताता हूं, वो दोनों पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली एस जयशंकर ने कहा कि जो हमने लिबरलाइजेशन किया, ग्लोबलाइजेशन किया, उसका जो सबसे बड़ा इंपैक्ट हुआ इंडिया पे वो ये है कि हम डी इंडस्ट्रियलाइज हो गए, ओवर डिपेंडेंट हैज डी इंडस्ट्रियलाइज्ड इंडिया। दिस वाज सेड बाय द एस जयशंकर। नाउ पूजा मेहरा इज सेइंग दैट एक्चुअली दिस इज नॉट द केस। अगर आप ये देखें तो हम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल थे। बीच में एक पीरियड था जब 2006 से 2012 का पीरियड थी, देखो यहाँ पे लिखा है बिटवीन द फिस्कल ईयर्स 2006 to 2012 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जीडीपी ग्रू बाय एन एवरेज 9.5%। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी उस समय 9.5% से बढ़ रहा था। फिर ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद जो हमारा सेक्टर है वो डिक्लाइन कर गया टू 7.4%, है ना। क्यों डिक्लाइन करने लगे? जब हम ग्रो कर रहे थे ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, एक्सपोर्ट सेक्टर में, तो हम कैसे डिक्लाइन करने लगे? तो ऑथर ने यहां पे बेसिकली बोला है इसका रीजन कि हमारे इंडिया में जो पॉलिसी आई 2014 के बाद वो आई है स्ट्रॉन्ग रुपी अप्रोच। स्ट्रॉन्ग रुपी अप्रोच का मतलब है कि हम अपने रुपए को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश में लगे रहे। अब देखो सिंपल सी बात है, जब रुपया स्ट्रॉन्ग होगा, अगर रुपीज स्ट्रॉन्ग होगा तो जो मजा है ना वो इंपोर्टर्स को आएगा, एक्सपोर्टर्स को नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर रुपया स्ट्रॉन्ग होता है तो हमारे प्रोडक्ट बाहर वालों को महंगे लगते हैं। सिंपल सी बात समझना, ये टर्म, ये कंसेप्ट याद कर लो कि जब भी रुपया स्ट्रॉन्ग होगा, रुपी अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो बाहर की कंट्रीज में महंगे दिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा रुपया डॉलर की अपेक्षा में ज्यादा मजबूत हो गया है, तो हमारे प्रोडक्ट बाहर महंगे दिखेंगे। और अगर हमारे प्रोडक्ट बाहर महंगे दिखेंगे तो हमारे यहाँ के प्रोडक्ट लोग नहीं खरीदेंगे बाहर वाले, और अगर हमारे प्रोडक्ट बाहर वाले नहीं खरीदेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट घटेगा। तो वही ऑथर ने कहा कि स्ट्रॉन्ग रुपी अप्रोच जो हमने अपनाई है कि हमारा रुपया स्ट्रॉन्ग रहे, दैट इज द फर्स्ट रीजन व्हाई हमारा ट्रेड डिक्लाइन किया है, ठीक है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जो मैंने कंसेप्ट बताया याद रखेगा कि रुपया जब स्ट्रॉन्ग होता है तो एक्सपोर्टर्स को मजा नहीं आता, एक्सपोर्टर्स का नुकसान होता है, इंपोर्टर्स को मजा आता है। दिस इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा है कि देखो बहुत सारे रीजंस हैं। हमने जो एक तरह से ये किया, देखो स्टडीज ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट बाय द नीति आयोग शो दैट इंडिया एक्सपोर्टर्स सफर लॉजिस्टिक्स कंप्लायंस एंड ट्रांजैक्शंस कॉस्ट ट्वाइस एज हाई इन अदर कंट्रीज। दूसरा रीजन जो है हमारे यहाँ का एक्सपोर्ट या जो हमारे यहाँ के एक्सपोर्टर्स हैं उनको जो नुकसान होता है ये है कि हमारे यहाँ लॉजिस्टिक्स में एक तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा है ना। आप सबको पता है कि चाइनीज की जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है हमारे कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम है और हमारी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज कंप्लायंस और ट्रांजैक्शन कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि हमारे यहाँ के जो ट्रेडर्स हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, वो पहले ही इतना ज्यादा नुकसान कर लेते हैं कि वो कॉम्पिटिटिव रह ही नहीं जाता, उनका प्राइस कॉम्पिटिटिव रह ही नहीं जाता है।
तो सिंपल सी बात है कि ये भी एक रीजन है कि क्यों हमारा इंडियन एक्सपोर्ट घटता है। तो ये जैसे एग्जांपल ऑथर ने केस स्टडी में दिया कि फार्मास्यूटिकल, हम फार्मास्यूटिकल में अच्छी खासी कंट्री थे, लेकिन बाद में हुआ यही, नुकसान होना शुरू हुआ तो हमारे यहाँ के एक्सपोर्टर्स को कोई फायदा ही नहीं हुआ, है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच वर देयर। तो ऑथर ने इन्हीं चीजों को हाईलाइट करते कहा कि अगर जो ये आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है एस जयशंकर द्वारा कि ये चीजें इस कारण से खराब हुई, तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ की पॉलिसी में मिसमैच है, कॉस्ट ज्यादा है, कंप्लायंस कॉस्ट ज्यादा है, और हमारे यहाँ जो स्ट्रॉन्ग रूपी अप्रोच है, दीज आर द रीजंस कि क्यों हमारे यहाँ का ट्रेड अच्छा नहीं है, हमारे एक्सपोर्ट क्यों कम है, और क्यों हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो रहा है। ये नहीं कि आप फालतू की बातें करें कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इधर उधर हो गया और ये, ठीक है ना। तो वही वाली बात यहाँ पे ऑथर ने उठाई। दीज आर द टू एडिटोरियल्स दैट वी डिस्कस्ड टुडे, और दूसरे एडिटोरियल आपको जानने लायक, पढ़ने लायक नहीं है। आगे मूव करते हैं। प्राइम मिनिस्टर फॉर इंटीग्रेटेड फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, जो G20 की साइडलाइन मीटिंग हो रही थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भैया हमको इंटीग्रेटेड फाइट करनी है, मतलब मिलजुल के लड़ना है अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना। अच्छी बात है, मिलजुल के लड़ना है। और यहां पे ऑथर ने देखो लिखा है, प्राइम मिनिस्टर ने खुद बोला है कि ही सेड दैट सेफ गार्डिंग द प्लैनेट, इस बार का जो G20 समिट था उसका नाम था सेफ गार्डिंग द प्लैनेट, द सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी अप्रोच, द सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी अप्रोच। बेसिकली एक तरीके से कहना चाहिए कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बाद का ये जो समिट है, ये क्लाइमेट चेंज पे फोकस कर रहा था कि किस तरीके से हम जो टेम्परेचर को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखें, और अगर पॉसिबल हो पाए तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखें। तो यहाँ पे ऑथर ने इंडिया के बारे में प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि इंडिया हैज अडॉप्टेड द लो कार्बन एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट प्रैक्टिस। इंडिया ने तो भैया लो कार्बन ये वो किया। ऑब्वियस सी बात है, अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें कहा गया था कि इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री है जो कि राइट ट्रैक में है ऑन रिड्यूसिंग द टेम्परेचर टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पे प्राइम मिनिस्टर ने एक और गोल दिया है। देखो वही वाली बात है, गोल तो हम बड़े बड़े बनाते हैं। वी विल मीट अवर गोल ऑफ 175 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2022। 175 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट था ना हमारा 2022 तक अचीव करने वाला, तो वो 175 गीगावाट देखो अभी प्राइम मिनिस्टर ने फिर से कह दिया कि हम करेंगे अचीव 2022 तक, प्लस हम 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी करेंगे बाय 2030। सो न्यू एक नया वादा कर दिया है प्राइम मिनिस्टर ने कि 450 गीगावाट बाय 2030। तो 2022 तक 175 गीगावाट और 2030 तक 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का वादा करके आ गए हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको G20 के बारे में भी बता दूं, है ना। G20 का साइडलाइन मीटिंग था तो G20 के बारे में बता देता हूं आपको। तो G20 जो है बेसिकली ग्रुप ऑफ 20 बोलते हैं, इंटरनेशनल फोरम है गवर्नमेंट का, सेंट्रल बैंक गवर्नर्स का। इसमें 19 कंट्रीज हैं और एक ग्रुप है जिसको हम यूरोपियन यूनियन, कंट्रीज है और एक ग्रुपिंग है, इसीलिए इसको G20 कहा जाता है, ठीक है ना। और इट वाज फाउंडेड इन 1999 विद द एम टू डिस्कस द पॉलिसी पर्टेनिंग टू द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए, पॉलिसी के बारे में डिस्कशन करने के लिए G20 को बनाया गया था। 19 मेंबर्स है, एक यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन को रिप्रेजेंट करता है यूरोपियन कमीशन एंड यूरोपियन सेंट्रल बैंक। तो यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन सेंट्रल बैंक इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। अगर हम देखें कि G20 कितना कंप्राइज करता है तो 90% ऑफ GWP यानी ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट, 80% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड हाफ ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, याद रखिएगा। ये 90% ऑफ ग्लोबल ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट, 80% वर्ल्ड ट्रेड, 2/3 वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया G20 कवर करता है। G20 की मेंबर जो कंट्रीज हैं, 19 कंट्रीज मैंने बताया आपको, और इसके अलावा एक यूरोपियन यूनियन। तो कंट्रीज कौन कौन सी है? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। दीज आर द 19 कंट्रीज। फिर से बता दूं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। These are the countries which are part of your G20. I hope you got clarity regarding that as well. याद रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मूव करते हैं। 132 कंट्रीज अटेंड ग्लोबल मीट ऑन क्रिमिनल फाइनेंसेस।
132 कंट्रीज ने अटेंड किया है ग्लोबल मीट ऑन क्रिमिनल फाइनेंसेस। तो फोर्थ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुआ था रिसेंटली, याद रखिए, इसको लिख लीजिए, फोर्थ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्रिमिनल फाइनेंसेस एंड क्रिप्टो करेंसीज। याद रखिएगा, फोर्थ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुआ किसके ऊपर? क्रिमिनल फाइनेंसेस एंड क्रिप्टो करेंसीज, मतलब जो क्रिमिनल केसेस आते हैं उनकी फाइनेंस कहां से होता है, और क्रिप्टो करेंसीज पे। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? इंटरपोल, यूरोपोल एंड बेसल इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस ने। तो इंटरपोल, यूरोपोल और बेसल इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस ने फोर्थ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्रिमिनल फाइनेंसेस एंड क्रिप्टो करेंसीज ऑर्गेनाइज किया था। फोर्थ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्रिमिनल फाइनेंसेस एंड क्रिप्टो करेंसीज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरपोल, यूरोपोल एंड बेसल इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्फ्रेंस जो है इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द वर्किंग ग्रुप ऑन क्रिप्टो करेंसीज। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ये इनिशिएटिव है किसका? वर्किंग ग्रुप ऑन क्रिप्टो करेंसीज एंड मनी लॉन्ड्रिंग। ये एस्टैब्लिश हुआ था 2016 में बाय दीज थ्री ऑर्गेनाइजेशन, इंटरपोल, यूरोपोल और बेसल इंस्टीट्यूट ने एस्टैब्लिश किया था एक वर्किंग ग्रुप ऑन क्रिप्टो करेंसीज एंड मनी लॉन्ड्रिंग। और ये जो वर्किंग ग्रुप ऑन क्रिप्टो करेंसी एंड मनी लॉन्ड्रिंग है ये कॉन्फ्रेंसेस करता रहता है हर साल। 2016 में पहला साल था जब ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, 2016 से ऑर्गेनाइज किया जा रहा था इसको, ठीक है ना, इसीलिए फोर्थ है। अब यहां पे बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेंथनिंग नॉलेज, एक्सपर्टीज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इन्वेस्टिगेशंस इनटू फाइनेंशियल क्राइम्स एंड इंटेलिजेंस ऑन क्रिप्टो करेंसीज। तो फाइनेंशियल क्राइम्स या क्रिप्टो करेंसीज के बारे में रिगार्डिंग इंटेलिजेंस, ये सारे इसके इनिशिएटिव से कि क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। तो इस कॉन्फ्रेंस में यही सारी बातचीत होती रहती है, ठीक है ना। कैपेबिलिटीज किस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं इन ऑर्डर टू फाइट अगेंस्ट द क्रिमिनल फाइनेंसेस, या फिर किस तरीके से आप क्रिप्टो करेंसीज को चेक कर सकते हैं। तो यही सारी चीजें यहां पे देखी जाती हैं। इंडिया, थाईलैंड, सिंगापुर नेवल एक्सरसाइज कंक्लूड्स। तो इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड ये तीनों की नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है सिटमैक्स 20, याद रखिएगा सिटमैक्स 20। इसमें सिंगापुर, थाईलैंड और इंडिया की एक्सरसाइज है ये सिटमैक्स 20। सेकंड एडिशन था इंडिया, थाईलैंड और सिंगापुर का। और इसके अलावा सिम्बेक्स 20 जो कि इंडिया और सिंगापुर की है। सिम्बेक्स एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और सिंगापुर की है, और आपका सिटमैक्स जो है इंडिया, थाईलैंड एंड सिंगापुर का है, ठीक है ना। इंडिया की तरफ से इसमें जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट आईएनएस कमोर्दा गया था एंड मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस कारमुक गया था, ठीक है ना। आईएनएस कमोर्दा क्या है? एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट है, और जो मिसाइल कॉर्वेट है आईएनएस कारमुक गया था, ठीक है ना। सिंगापुर की तरफ से फॉर्मिडेबल क्लास फ्रिगेट इंट्रेपिड एंड एंड्योरेंस क्लास लैंडिंग शिप टैंक एंडेवर गया था। तो एंडेवर और इंट्रेपिड जो है वो सिंगापुर की तरफ से गया था, एंड थाईलैंड की तरफ से आया था चाओ फ्राया। ओके, चाओ फ्राया याद रखिएगा, चाओ फ्राया was डिप्लॉयड चाओ फ्राया क्लास फ्रिगेट, जिसका नाम है क्राबुरी। ओके, क्राबुरी नाम का चाओ फ्राया क्लास फ्रिगेट आया था फ्रॉम द थाईलैंड साइड। सिंगापुर की तरफ से क्या आया था? एंडेवर और आपका इंट्रेपिड, और कारमुक और कमोर्ता इंडिया की तरफ से, ठीक है ना। सिम्बेक्स, सिटमैक्स दोनों याद रखेगा। जो जनरल बिपिन रावत उन्होंने कहा है कि डुअल यूज फैसिलिटीज बनाने की जरूरत है। डुअल यूज फैसिलिटीज का मतलब क्या है? सिविल प्लस मिलिट्री को जोड़ करके फ्यूजन में हमको कुछ फैसिलिटीज बनानी पड़ेंगी, जैसे कि टावर्स हो गए, जैसे कि आपको रेलवे के वैगन्स हो गए, जो नॉर्मल ट्रांसपोर्ट की बसेस हैं, ये सब चीजें। तो हमको वी हैव टू कीप इन माइंड द डुअल यूज, मतलब तो सिविलियन यूज तो आप दिमाग में रखिए, प्लस उसका मिलिट्री यूज भी आप दिमाग में रखिए। देखो आप यहाँ पे सीडीएस का ये कहना था कि अगर आपको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है इन तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स का, तो अगर आप डुअल यूज के पर्पज से बनाते हैं तो ज्यादा अच्छे से आप उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करते रहेंगे? आप मिलिट्री का अलग बनाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविल का अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, सो दैट विल बी द वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज एज वेल, प्लस उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी नहीं हो पाएगा। देयरफॉर सीडीएस हैज कॉल्ड दैट सिविल मिलिट्री फ्यूजन इज एसेंशियल। सिविल और मिलिट्री का फ्यूजन जरूरी है, और कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए आपको इस तरीके से चीजें करनी पड़ेगी कि सिविल और मिलिट्री यूज दोनों को ध्यान में रखते हुए आप उनको बनाएं। प्लस जैसे मिलिट्री पर्पस के लिए कुछ आप इंक्रिप्शन की फैसिलिटी जरूर प्रोवाइड कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं। इंडिया सेट टू लॉन्च डीप सी मिशन। इंडिया जो है अपना डीप सी मिशन लॉन्च करने वाला है। अब डीप सी मिशन क्या होता है? बेसिकली डीप सी मिशन बताता हूं। सी के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज, मिनरल्स, पीएमएन यानी पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, ये सब चीजें पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो इंडियन ओशियन में इंडिया को ऑलरेडी ये परमिशन दी जा चुकी है कि वो डीप सी मिशन कर सके। जैसे इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी जो है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी एक ऑटोनॉमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1982 में बना था, याद रखेगा 1982 में
में बना था इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूएन क्लॉज मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी जिसको बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, वो एरिया अलॉट करता है डीप सी माइनिंग के लिए। इंडिया को ऑलरेडी मतलब फर्स्ट कंट्री थी इंडिया जिसको रिसीव किया गया था पायनियर इन्वेस्टर के रूप में 1987 में ही इंडियन ओशन में पायनियर इन्वेस्टर के रूप में इंडिया को एक्सेप्ट किया गया था और उसको सेंट्रल इंडियन ओशियन बेसिन में 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अलॉट किया गया था, 1.5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अलॉट किया गया था। 2002 में इंडिया ने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट विद द इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी और उसने एनालिसिस करके 50% लैंड एरिया 50% जो एरिया था इसका सेंट्रल इंडियन ओशियन बेसिन का वो सरेंडर कर दिया और 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया रख लिया फॉर द डीप सी मिशन। तो इसी में अब डीप सी मिशन शुरू करेगा इंडिया। ओके, और 1987 में फर्स्ट कंट्री थी टू रिसीव द स्टेटस ऑफ पायनियर इन्वेस्टर, ये भी आपको याद रखना है इन द सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। डीप सी मिशन कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर आता है, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंतर्गत ये आता है, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। आई डोंट थिंक आगे यहाँ पे जापानीज ग्रांट टू स्ट्रेंथन द मालदीव्स कोस्ट गार्ड, मालदीव्स की कोस्ट गार्ड को स्ट्रेंथन करने के लिए जापान ने ग्रांट दिया है 7.6 मिलियन डॉलर की ग्रांट दी है जापान ने मालदीव्स को इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द कोस्ट गार्ड ऑफ दैट कंट्री। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस